नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट 92 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हालांकि 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे का आज खेल बाजार पूरा दिन खेलता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादातर समय अगर आप देखेंगे तो ये भी कैलकुलेट करने में मुश्किल हो रही है कि ज़्यादातर समय 92 के ऊपर था या ज़्यादातर समय 9200 के नीचे है, क्योंकि आप पूरा दिन भर का आज बाजार देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा सेंस लग रही है कि अभी थोड़ा रुकना चाहता है, देखना चाहता है कुछ एक पॉइंट्स को। और एक बार अभी का लेवल देख लेते हैं। अभी 8 अंकों का ही सिर्फ नुकसान है। 9190 के आसपास का निफ्टी चल रहा है। ये टिपिकली 9200 के बेहद करीब का लेवल है। और सेंसेक्स में भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं, सिर्फ 72 अंकों का नुकसान है। आज आईटी ने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की है मार्केट के अंदर। इन्फोसिस तो अब आज फिर से 1.5% टूटा है और न केवल इसने 1000 के लेवल को तोड़ा बल्कि अब 950 के भी करीब ये पहुंच गया है। बाजार में आज वैसे दायरे के हिसाब से सीमित दायरे का ही कामकाज देखने को मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज बाजार में देखी कि 9200 का जो स्तर है आज अहम है। आज की क्लोजिंग काफ़ी हद तक तय कर देगी कि हम कल शॉर्ट कवरिंग दिखाने जाएंगे या फिर कल हम थोड़ा सा वापस शॉर्टिंग को देखेंगे। ये आज की क्लोजिंग काफ़ी हद तक तय करती हुई दिखेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट के अंदर आज नोटिस की गई कि नतीजों से पहले इन्फोसिस में गिरावट है। टीसीएस हालांकि इसके उलट होकर थोड़ा सा आज मजबूती के साथ प्ले करता दिख रहा है, क्योंकि क्वार्टर 4 नंबर्स अब इंपॉर्टेंट है। 13 तारीख को सबसे पहले इन्फोसिस ही नंबर देगा। चौथा पॉइंट जो मार्केट के अंदर आज नोटिस किया गया उसमें यह है कि आज ओएमसीज के अंदर दूसरे दिन लगातार अच्छी खरीदारी है और ये लगातार 3% तक की खरीदारी। इसमें 2 वजह हो सकते हैं, एक तो क्रूड का स्टेबलाइजेशन या $50 के नीचे, और दूसरा हर दिन हो सकता है प्राइस डिस्कवरी की जाए। ये 15 दिन का जो सिस्टम अभी बना रखा है शायद इसको भी सरकार चेंज करना चाहती है। और इंडिया विक्स में 1.5% गिरावट ये कहती है कि कन्विक्शन अभी भी लूज नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल कॉन्टेरियन चलता है, बाजार के उलट ये टूटेगा तो बाजार के चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आज भी ये करीब 1.5% नीचे है। बिल्कुल। इस बीच चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए अच्छी चीज़ है आपने जो कहा ना 9200, एक बार के लिए आप उससे हटके अगर मार्केट को देखेंगे, एक तो जो एडवांस डिक्लाइन है वो अभी भी पूरी तरह से फेवर में है बढ़ने वाले काउंटर्स के। हम देखिए बीएसई पर ऑलमोस्ट 1800 काउंटर्स हैं जो कि बढ़त के साथ है। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 1000 के आसपास। एनएसई पर ये रेशियो और भी बेटर है, 993 काउंटर्स हैं जो बढ़त के साथ। दूसरा आज के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब देखिए मिड कैप में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, ट्रेड हो रहा है अच्छा, आधे % ऊपर मिड कैप। तो कुछ हद तक आपका जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वो एक ब्रीदर ले रहा है। 9200 एक बड़ा हर्डल था, उस पर ये स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जब तक ये ब्रॉडर मार्केट वीक नहीं हो जाता या फिर वहां पर बिकवाली बढ़ती नहीं, ये कहना गलत होगा कि मार्केट का ट्रेंड पलटा है। पर हाँ, आपको सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी। जो सुबह भी हमारी बात हो रही थी कि 9000 से 9300 के बीच का जो दायरा है, अब लेवल कुछ भी हो सकता है। 9150 के नीचे और वीक लगेगा मार्केट, या फिर 9180 के नीचे और वीक लग सकता है। लेकिन हाँ, ये अभी फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट पैनिक वाली वीकनेस नहीं है। ठीक है, एक बार मैं आईटी के बारे में आपसे पूछूंगा। आईटी में क्या करना चाहिए? इन्फोसिस के नंबर है। मैं इस बीच 2 शेयर्स आपको फटाफट से दिखा देता हूं जिसमें एकदम से सडन स्पाइक आया है। एक तो अटलांटा, जिसमें आर्बिट्रेजिंग का इन्होंने एक मामला जीत लिया है, इनके फेवर में आया है और इनको 315 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक सडन स्पाइक आप देखिए 7 रुपये ऊपर है। एक है एमआरपीएल, इसमें करीब 23 लाख शेयरों का सौदा लगा है। ये 110 के रेट पर है और ये भी अब 3% ऊपर है, दिन के उच्चतम स्तरों पर है। दोनों शेयर बताने आपको जरूरी थे। अटलांटा आर्बिट्रेजिंग से 315 करोड़ रुपया, एमआरपीएल पे एक डील लगी है 23 लाख शेयरों की, 110 का रेट है, अभी उसके ऊपर आ रहा है। मैं जिसमें कह रहा था ना, एक तो इन्फोसिस ने आज मूड खराब किया है। क्या आईटी टिपिकली बाजार को ऊपर नहीं आने दे रहा, ये भी कह सकते हैं? कुछ हद तक ऐसा है। देखिए आईटी वैसे भी अपने आप में एक ड्रैग तो बना ही हुआ है, लेकिन मैं इस समय इसे ऐसे देखूंगा कि एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि कम से कम वहां पर अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं निकल कर आया तो यही आईटी आपको एक बूस्ट भी दे सकता है इन लेवल्स के आसपास। लेकिन हाँ, जहां तक आज के ट्रेड की बात है, डेफिनेटली 960 के आसपास इन्फोसिस या फिर जो ओवरऑल आईटी स्पेस में जो इस समय वीकनेस या फिर फ्लैट रुझान देखने को मिल रहा है, दैट इज नॉट हेल्पिंग एटलीस्ट सेंटिमेंट को। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज दीक्षित हैं और साथ ही टीएस हरिहर हैं। गौरव बिस्तर, गौरव से हम ये जानेंगे कि एफ&ओ के अंदर करना क्या है। अनु से हम टेक्निकली समझेंगे बाजार, और टीएस हरिहर से न्यूज़ फ्लो जो आ रहा है उस लिहाज से समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट का रिदम क्या कहता है। एक बार अनुज पहले आप ही बताइए टेक्निकली देख के कि ये 9200 के आसपास अगर बाजार थोड़ा टूटता है तो इमीडिएट सपोर्ट क्या है, और अगर चलता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों हैं।
जी टिम्पी, जिस तरीके का अभी बाजार का माहौल है उसमें तो अभी भी अगर देखा जाए तो बाजार के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई देती है। हालांकि ये तकरीबन 9300 9280 की जो रेंज है, 9280 से 9350 टेक्निकली कुछ रेजिस्टेंसेज हैं इस रेंज में। अगर एक बार ये रेंज क्रॉस होती है तो मेरे ख्याल से एक और अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से भी देखें तो जब तक बाजार 9180 9180 9150 की रेंज के ऊपर टिका हुआ है तब तक कोई शॉर्ट टर्म वीकनेस भी बाजार के अंदर नहीं दिखती। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी जब तक कि हम 9120 के सपोर्ट को होल्ड करते हैं और 9350 तक के अपसाइड के टारगेट हो सकते हैं। गौरव, आप क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं? निफ्टी को बाय करवा रहे हैं या निफ्टी को शॉर्ट करवा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हमारे राय काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है कि यहाँ पे हम फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे। 9220 स्पॉट लेवल्स के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम प्ले आपको बाय देखने मिल सकता है और 9180 के नीचे का क्लोजिंग अगर आती है तो आपको उसमें प्रेशर देखने मिलेगा 70-80 पॉइंट का। तो ये जो बीच में जो जोन है 9180 से 9220 का, इस दरमियान हम लोग फिलहाल को ट्रेड नहीं करवा रहे हैं जी। इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जिस पर इंटरेस्टिंग रुझान इस समय देखने को मिल रहा है। मिड कैप में स्ट्रेंथ जिनमें, इसमें देखिए आरबीएल ये सुबह से मजबूती दिखा रहा है, 5.5% ऊपर है। इंडिगो ये करीब 3.5% ऊपर है। एबीबी, डिश टीवी, टाटा एलेक्सा, सुज़लॉन, यूनियन बैंक, इन काउंटर्स पर अच्छी मजबूती है। डीएलएफ और बीईएल जो कि अच्छा मुँह दे रहे हैं। हरी ये ब्रॉडर मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ है अभी भी। मिड कैप में भी हमने देखा बाइंग ठीक ठाक है, आज भी 0.5% ऊपर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 9200 के नीचे है। दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द कन्विक्शन जो कि लॉन्ग प्लेयर्स को अभी भी है मार्केट में। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? नहीं मीर, हमारा फोकस, मैं आई थिंक पहले भी आपसे कह चुका, हमारा फोकस ब्रॉडली मिड कैप्स पर आया। हम लोग ज़्यादा लार्ज कैप्स पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा लॉजिक है कि ये जो लार्ज कैप कंपनी है ये आपको शायद मार्केट रिटर्न्स दे सकते हैं अगले 1-2 साल में, बट जो असली अल्फा आना है वो हमें मिड कैप कंपनी से आएंगे। तो मैं आई थिंक पिछली बार आपके चैनल में मैंने डीमार्ट का जिक्र किया था, आरबीएल बैंक का जिक्र किया था, शारदा क्रॉपकेम किया गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिड कैप कंपनीज है जो कि एक कंप्लीट अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को रियलाइन कर रहे हैं, हु आर गेटिंग इनटू अ बिग मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक निफ्टी शायद 9200 हो या 9000 हो या 8500 हो, आई वुड बिलीव ये स्टॉक्स का अपवर्ड ट्रेंड तो जारी रहेगा। हाँ, इंटरमीडिएट करेक्शंस होंगे, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स होगा, पर आप 2-3 साल का नजरिया लीजिए तो आई थिंक डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलना है। ठीक है, ये डीमैट 1000 का भी हो जाएगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम में डिपेंड होगा। लाइक मैं तो मानता हूं कि यदि इनका ग्रोथ जो है सस्टेन रहा तो आई डोंट थिंक इवन 4-5,000 शुड बी आउटर लिमिट फॉर दिस स्टॉक। चलिए, खैर फिलहाल तो 800 रुपये भी किसने सोचा था कि 800 हो जाएगा। लेकिन आज आप देखिए रिसेंटली लिस्टेड जितने भी स्टॉक्स हैं ना, 3-4 को तो आप देखिए जिसमें बहुत अच्छा मुंह देखने को मिला है। डीमार्ट ये 50,000 करोड़ का इसने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया मार्केट कैप बेसिस पे। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स 12% ऊपर एनएसई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, 769 का लेवल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर, 1025 के आसपास। अब ये सारे ऐसे हैं, ये भी करीब 5% ऊपर, ये 5% ऊपर है। तो ये जो न्यूली लिस्टेड हरी, ये इसमें क्या जो वो लेफ्ट आउट, ये हाथ बदल रहे हैं स्टॉक्स, या फिर पीपल हु कुड नॉट पार्टिसिपेट और अब उन्हें लग रहा है कि और नीचे तो आएंगे नहीं तो चलो लेट्स स्टार्ट बाइंग, वो हो रहा है? नहीं, शायद से स्टॉक्स लाइक डीमार्ट और बीएससी में हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये शंकरा जैसे स्टॉक्स में वही लॉजिक है, इट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज हैपनिंग। मैं मानता हूँ कि मैंने काफ़ी इन्वेस्टर से बात किया और उनमें एक बहुत बड़ा फीलिंग है कि दे गॉट लेफ्ट आउट ऑफ डीमार्ट, क्योंकि डीमार्ट 300 का स्टॉक था, 600 पे लिस्ट हुआ, आज 800 हो गया, तो एक बहुत बड़ा लेफ्ट आउट फीलिंग है। तो शायद डीमार्ट में आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी ट्रू, पर जहाँ तक बाकी स्टॉक्स आई थिंक इट इज प्योरली जस्ट हैंड्स आर चेंजिंग एज फार एज ओनरशिप इज कंसर्न। ठीक है, एक बार अनुज आप अदानी ट्रांस को देखिए। टिपिकली अदानी के सभी शेयर्स, अदानी पावर, ट्रांस, एंटरटेनमेंट, एंटरप्राइजेस, इन सभी के अंदर हमको काफ़ी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, अदानी ट्रांस के अंदर तो काफ़ी स्ट्रांग मूव है, ये आज भी 8% ऊपर है। ये कितना और चलने वाला है? ये सर टारगेट क्या रखें सर?
देखिए डिम्पी, अभी भी अदानी ट्रांस में देखेंगे तो उसमें लगभग 70 रुपए के ऊपर के ब्रेकआउट आए थे। उसके बाद वन साइडेड मूव आया है पिछले 3-4 दिनों में। हालांकि काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशन हो चुकी है, जो भी चार्ट्स में एक नई टेरिटरी बन चुकी है, तो यहाँ से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अभी भी होल्ड की जा सकती हैं। और जिस तरीके के मंथली या वीकली चार्ट्स पर जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, मेरे ख्याल से उसका जो पहला टारगेट बनता था 88-90 के आसपास का, वो तो एक बार अचीव हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट आगे जाने वाले लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आने वाले समय में और भी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। मैं अदानी इंटरप्राइजेस पर ज़रूर से आपका ध्यान लाना चाहूँगा। उसके अंदर भी हमने देखा है कि 115-112 के ऊपर के ब्रेकआउट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहे हैं और ये और भी आगे जाके स्ट्रेंथ दिखा सकता है। अपसाइड के टारगेट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से 112-115 के ऊपर के ब्रेकआउट आए हैं, यहाँ से शेयर में और भी स्ट्रेंथ दिख सकती है। तकरीबन 132-134 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही शेयर्स के अंदर स्ट्रेंथ है। किसी भी वीकनेस में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। इस बीच एक बार आप यूनाइटेड स्पिरिट्स या लीकर कंपनीज को देखिए, एकदम से सडन स्पाइक आया है। खबर इसके पीछे हालांकि पुख्ता नहीं है, पीटीआई के हवाले से भी खबर आ रही है कि एमपी में भी सभी शराब की दुकानें बंद होंगी। ये खबर बड़ी खबर है। आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट देखिए, जैसे ये खबर आई है कैसे एकदम से गिरा है और ये सारा नशा ही उतर गया, सारा नशा उतर गया। देखिए ये ना एक रेगुलेटरी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होते जा रहा है इन कंपनीज के ऊपर। अब मुझे याद है आज से 1-2 साल पहले अगर आपने किसी से बात की तो यूएसएल पे इतना कन्विक्शन होता था। हाँ। सभी का, फंडामेंटल प्लेयर का, टेक्निकल का, सभी का ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए इस तरह की खबरें, हालांकि पीटीआई की खबर है, खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पीटीआई पर यह खबर आई है कि मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से शराब की सारी दुकानें बंद होंगी। यूपी में तो महिलाएं अपने आप ही कर रही है, वहां तो सरकार ने कुछ बोला ही नहीं। ये चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है। हाँ। लेकिन इसके 2 मायने हैं। क्या इसका मतलब शराब बंदी होने जा रही है या सिर्फ बिक्री बंद होगी? जैसे बिहार में देखिए जो शराब बंदी है वो पूरी तरह से लागू है। अब एमपी में बिकना बंद होगा, लेकिन क्या ये शराब बंदी होगी या नहीं, ये खैर देखना होगा इस पे। लेकिन ये बड़ी खबर और सारे लिकर स्टॉक्स इसके बाद एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगर थोड़ा बहुत हैंगओवर था भी तो तेजी से उतरते हुए इस समय। एंड हरी ये फंडामेंटली एक काफ़ी बड़ी चैलेंज हो सकती है इस तरह का न्यूज़ फ्लो, जहाँ पे हर दूसरे, ये तो यूएस एफडीए जैसा हो गया है कि हर दिन कोई ना कोई गुगली किसी स्टेट से आ जाती है लिकर स्टॉक्स में। जी, मैं मानता हूं कि शायद अगले कुछ हफ्तों में आपको ये अनाउंसमेंट्स बाकी बीजेपी स्टेट से भी सुनने को मिलेगा, तो आई वुडंट बी वेरी सरप्राइज्ड ये आ गया तो। देखिए इसमें कंसर्न्स 2-3 है। एक तो कंसर्न है कि जो भी यूएसएल जैसे स्टॉक्स थे ये ऑलरेडी बहुत ओवरवैल्यूड थे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और जब ऐसा न्यूज़ आता है तो सडनली द वैल्यूएशन स्टार्ट्स टू फॉल बैक टू अ मोर रीजनेबल लेवल। तो शायद आई थिंक दिस शुड बी अ ट्रिगर फॉर दैट। बट यदि आपको याद होगा मीर, 10-15 साल पहले यूएस में जितने भी सिगरेट कंपनियां थी इन पे आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक पेनल्टी लगाया था, $25 बिलियन तक का पेनल्टी लगाया था। आई थिंक ऐसा मैं मानता हूं कि शायद इंडिया में आएगा, सिगरेट कंपनीज पे, लिकर कंपनीज पे एक बड़ा पेनल्टी आ सकता है। एंड आई थिंक दिस में प्रॉब्ली द बिगिनिंग ऑफ दैट ट्रेंड। सुमित है हमारे साथ, कुछ और नंबर क्रंचिंग इन्होंने। सुमित, मुझे लगता है आपने जितने बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उनका पहले डेटा क्रंचिंग करके रखा होगा कि कहाँ बंदी हो तो क्या क्या हो सकता है, बताइए। डिम्पी, अभी जो मेरी जो खबर अभी आ रही है उसके लिहाज से 1 अप्रैल से पहले अनुमान लगाया जाता है कि जो नर्मदा नदी है उसके 5 किलोमीटर की रेडियस में लिकर शॉप्स नहीं होंगी। ये पहले एक बयान आया था शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। अब दोबारा एक बयान आ रहा है कि नर्मदा के साथ साथ अब ये जो दायरा है इसे और बढ़ा के ताप्ती की तरफ भी लेके जाएंगे। यानी ताप्ती के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर पे भी लिकर की जो शॉप्स है वो नहीं होंगी। धीरे धीरे जो दायरा है और बढ़ाया जाएगा और उसको रिहायशी इलाकों में भी लेके जाया जाएगा, और रिहायशी इलाकों में भी कुछ सेलेक्टिव एरियाज जो हैं, जो कुछ रोड्स हैं उनके आसपास जो लिकर शॉप्स हैं वो नहीं होंगी। तो फिलहाल के लिए पहले नर्मदा, फिर ताप्ती और फिर रिहायशी इलाके, ऐसे करके बयान आ रहे हैं। बेसिकली होगा ये कि शराब बंदी नहीं होगी लेकिन मिलेगी भी नहीं किसी दुकान में। और असल पता क्या हो रहा है, ये जो सुमित बात बता रहे हैं, नर्मदा महोत्सव मनाया जा रहा है एमपी के अंदर, और उसमें शिवराज चौहान जो है वो प्रमुखता से इसके अंदर है, इसलिए बयान है। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी ना बुराड़ी के अंदर ये एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, और बिहार के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी शराबबंदी हो जानी चाहिए। और दिल्ली में शराबबंदी का कनेक्शन आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि केजरीवाल उनकी कैंपेन करने के लिए गए थे,
अभी वो बुराड़ी में हालांकि जेडीयू का ही कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली में भी शगुफा छोड़ के गए हैं कि यहाँ भी शराबबंदी हो जानी चाहिए। चलिए, इससे रेवेन्यू सुमित, रेवेन्यू कितना आता है शराब से? देखिए मेहर, जो स्टेट का रेवेन्यू है करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू स्टेट जो है एक्सचेकर को जो रेवेन्यूज आता है बतौर इस पूरे ही सेक्टर की तरफ से आता है। तो अगर कोई भी ऐसी बंदी होती है तो एक्सचेकर के लिए करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस है। लेकिन हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स या फिर रेडिको खैतान या फिर बाकी लिकर कंपनीज के लिए इसका कितना लॉस है उसका आकलन करना फिलहाल अभी काफी जल्दी होगा। ठीक है, एक बार आज यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप भी देख लीजिए गौरव, क्या ये कुछ इमीडिएट सपोर्ट दिखाएगा या फिर ये टूटता ही जाएगा? अभी ये करीब 2.5% तो नीचे आ चुका है। देखिए, इसमें हर लेवल्स पे जो खबरें आ रही हैं वो हिसाब से ये नए शॉर्ट्स बनते ही जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे और आपको एक 1920 तक के लेवल से एक बार देखने मिल सकते हैं। 43 पॉइंट्स यहाँ से और गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका इस जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो थोड़ी बहुत आपको सावधानी है, आप पुल बैक के लिए मत खेलिएगा फिलहाल, अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुल बैक के लिए फिलहाल अभी खेलने से थोड़ा सा बचे, इन कंपनीज को थोड़ा सेटल हो जाने दें। लेकिन इस बीच आज जीएसपीएल को भी एक करारा झटका लगा, एक फटकार लगी है। क्या फटकार, कोर्ट ने क्यों लगाई, एक बार ये समझ लेते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, बताएं आज जीएसपीएल मामले को लेकर क्या फटकार लगी और कैसे झटका लगा? देखिए, जेएसपीएल के मामले में आज कोल ब्लॉक का जो आवंटन का केस है उसमें आज सुनवाई थी और सुनवाई के दरमियान जो 5 नए आरोपी बनाए गए थे इनकी जमानत की अर्जी लगाई गई थी। तो कुल मिलाकर उनकी जमानत की अर्जी जो लगाई गई थी उस पर अंतरिम जमानत कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है और ये 4 मई तक को अगली सुनवाई होगी। 4 मई तक मतलब अंतरिम जमानत। कुल मिलाकर इसमें अगर आरोपियों की संख्या की बात करें तो पहले जो पुराने जो सप्लीमेंट चार्जशीट करी गई थी उसमें 15 आरोपी थे। 15 में से एक की मृत्यु हो गई और एक सरकारी गवाह बन गया, तो कुल बचे 13 और 5 18। संतोष, लेकिन आज जो अहम चीज है वो ये है कि सीबीआई ने सुशील मारू पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सुरेश सिंघल को कोर्ट के परिसर में थप्पड़ मारा था, उन्हें धमकाया था, अप्रूवर बनने से रोका। क्या है ये आरोप? देखिए, कुल मिलाकर इस पे इसी को लेते हुए सीबीआई ने अपोज भी किया था इनकी जमानत की अर्जी पर, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं माना और कुल मिलाकर ये आरोप था इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने गवाह जो सुरेश सिंघल, क्योंकि पहले आरोपी थे, उसके बाद सरकारी गवाह बन गए। सरकारी गवाह बनने के बाद मुश्किलें जो है इन लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इस वजह से इनके ऊपर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। तो ये सारे आरोप थे और इन्हीं आरोपों की वजह से आज एक तरीके से फटकार भी लगी है इनको और साथ में सीबीआई को भी फटकार लगाई, क्योंकि इन्होंने अब तक फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया, जो आरोपी हैं उनको भी देना था। जी बिल्कुल। चलिए संतोष, तो आज अहम डेवलपमेंट हुई है, इस पर हमारी नज़र रहेगी इस पर। लेकिन फिर से एक बार लौटते हैं एमपी की खबर पर। उसके बाद अब देखिए हुआ क्या है। रेडिको खैतान पूरी तरह से क्रैश, 7% नीचे, इनफैक्ट अभी अभी ऑलमोस्ट 10% नीचे था, वहाँ से हल्की सी रिकवरी। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखते ही देखते 5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। यूएसएल और रेडिको खैतान, इन दोनों पर हेवी सेलिंग इस खबर के बाद देखने को मिल रही है। बाकी लिकर स्टॉक्स में भी कुछ यही आलम है इस समय। अगर आप देखें, सोम डिस्टिलरीज ये 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। यूनाइटेड ब्रूअरीज को अगर आप देखें, ग्लोबल स्पिरिट को, सभी काउंटर पर 4-4, 5-5% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा ना हो कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य है ना उन सब पे ये फैसला ले लिया जाए, क्योंकि अभी तक तो यही रिकॉर्ड आ रहा है कि जहां जहां बीजेपी, हालांकि बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन जहां जहां बीजेपी शासित राज्य वहां पे सुगबुगाहट हो रही है। हरी, ऐसा हो सकता है तो ये तो समझ लेना कि भारत तो ऐसा होने वाला है बिल्कुल पवित्र। आई थिंक मैं वही कह रहा था कुछ देर पहले। आई थिंक इट लुक्स पॉसिबल, पर जैसे आपने कहा ये जो रेवेन्यू लॉस है वो काफ़ी बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये रेवेन्यू लॉस स्टेट ज़्यादा दिन तक चलने लगेंगे। इवन इन केस ऑफ एमपी, मैं मानता हूँ कि जो नर्मदा महोत्सव है शायद इसके कारण देयर कुड बी अ बैन एंड द बैन कुड बी लिफ्टेड आफ्टर दैट। या ये परमानेंट बैन है या टेम्पररी बैन है, हमें नहीं मालूम। पर मुझे फ्रैंकली एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं हाईवे समझता हूँ, लेकिन नर्मदा और ताप्ती के पास बैन करने में इसका क्या लॉजिक है, मुझे आज तक शायद फ्रैंकली समझ में नहीं आया। चलिए खैर, इसे थोड़ा और देखते हैं और खबर जब निकल कर आएगी इस पर। लेकिन फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से ही ये बयान आया है। तो यहाँ पर तो क्रैश है, लेकिन कहीं पर उड़ान अच्छी है, तो वो है एविएशन स्टॉक्स में। आप इंडिको यानी कि इंटरग्लोब एविएशन को देखिए या फिर जेट एयरवेज को देखिए, यहाँ पर रुझान अच्छा है। इंडिगो अपने दिन के हाई पर और जेट भी अपने दिन के हाई पर। अनुज, कैसे लग रहे हैं ये दोनों आपको? एंड ऑब्वियसली स्पाइस जेट ऑल्सो।
देखिए, अब अगर तीनों में प्रेफरेंस देने की बात रहेगी, जेट, इंडिगो और स्पाइस के अंदर, तो मैं प्रेफरेंस के हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिगो को प्रेफरेंस देना चाहूँगा। उसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हालांकि सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होगी कि वो 1060 के ऊपर क्लोज देता है, लेकिन वो क्लोजिंग अगर हमें वीकली बेसिस पर मिल जाती हैं तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो तकरीबन 1240 1250 तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से मैं ज़रूर से प्रेफर करना चाहूँगा इंडिगो पर लॉन्ग पोजीशन को। हालांकि जेट एयरवेज का भी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मिहिर देखेंगे तो उसमें भी 480 के आसपास के एक अच्छे सपोर्ट बनते हैं। हालांकि ऊपर में हम देखते हैं तो तकरीबन 540 के आसपास के काफ़ी इमीडिएट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं। उनको क्रॉस करने के बाद एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ रहेगी। आज जो अब ट्रेंड चालू हुआ है उसका इमीडिएट टारगेट तकरीबन 540 के आसपास का बनता है। ठीक है गौरव, एक बार ना आप एस्कॉर्ट्स का चार्ट भी देखिए, ये भी एकदम सडन स्पाइक के साथ थोड़ा ऊपर भी पहुंचा, और ना केवल ऊपर है बल्कि F&O का भी नया एंट्री लेवल इसने अभी लिया है। 31 तारीख से आया था F&O में। डिलीवरी ठीक ठाक है 43%। ये चलेगा क्या अभी? और मोमेंटम में है तो एक बार यहाँ से चल सकता है। फ्रेश रिकमेंडेशन में सलाने दूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मूव हो चुका है और इतना बहुत ज़्यादा इसमें डेटा इतनी स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसको अवॉइड करूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ से और 2-3% चलने की इसमें क्षमता है। बिल्कुल। कुछ और जो मूवर्स हैं अच्छे उनको देख लेते हैं। आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जहाँ पर मूव इस समय देखने को मिल रहा है, इसमें एक है टाटा स्पॉन्ज। ये काउंटर 15% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। साथ ही टाटा मेटालिक्स भी है, ये भी करीब 11.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कुछ और काउंटर्स जिसमें इंटरेस्टिंग मूव है, इसमें IFGL रिफ्रैक्टर्स है, ये करीब 8% ऊपर है। मार्क्सेंस फार्मा की हमने बात की थी, ये करीब 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और साथ ही और एक काउंटर है GIC हाउसिंग फाइनेंस, ये करीब 6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अरे ये GIC हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक मिहिर व्हाट्स हैपनिंग इज जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इसमें 2-3 बहुत बड़े ट्रिगर है। एक तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है, इसमें आई थिंक पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एक एक्सपेंशन की उम्मीद की जा रही है। दूसरी बात यह भी है कि जो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग पे एक थ्रस्ट लगाया है, माना जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे आ सकता है, खास करके फॉर एंट्री लेवल बोरोवर्स। तो बीट GIC हाउसिंग, बीट LIC हाउसिंग, या इवन आप दीवान हाउसिंग लीजिए, आप देखिए ये सारे स्टॉक्स या तो अपने पीक प्राइसेस के पास है या तो दे आर एक्चुअली गेटिंग इनटू न्यू टेरिटरी। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ट्रू ऑफ GIC हाउसिंग आल्सो। ठीक है अनुज, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आप कौन से स्टॉक्स कहेंगे इस लेवल पे बाय करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक जैसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अप मूव देखने को मिल सकता है और मैं प्रेफर करूँगा PSU बैंक्स को, जिसमें आप PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा को देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज एक अच्छा मूव आया है, 170-172 के ऊपर के मूव के बाद तकरीबन 184-85 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक बैंकिंग स्टॉक ज़रूर से एक सेक्टर रहेगा जिसमें मैं लॉन्ग करना चाहूँगा, और अगर वो पूरे बास्केट की तरह देखना है तो बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग किया जा सकता है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक वीकनेस का माहौल है लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आए हुए हैं। रिलायंस इंफ्रा को देखिए, तकरीबन 555-560 के आसपास 560 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। आज भी हमने देखा कि वही लेवल थे, उन लेवल से फिर से थोड़ा सा अप मूव देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इंफ्रा कंपनीज के अंदर एक अच्छा मूव दिख सकता है। तो रिलायंस इंफ्रा के अंदर मुझे एक मूव लगता है कि एक अच्छा मूव आ सकता है। साथ में IRB इंफ्रा पर भी ध्यान देना होगा। 240-242 के ऊपर के ब्रेकआउट उस शेयर को एक बार फिर से 255-260 तक की टेरिटरी के लिए एक्सटेंड कर देंगे। तो मैं इन दो शेयर्स पर ध्यान रखना चाहूँगा। इस बीच चलिए एक बार रिलायंस डिफेंस को देखते हैं, यहाँ पर संकेत किस तरह के हैं और साथ ही इनके नंबर्स भी आने वाले हैं। 2.5% ऊपर रिलायंस डिफेंस इस समय 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अंचल हमारे साथ एक्सपेक्टेशन बताने के लिए मौजूद हैं। अंचल बताइए। शुक्रिया अमीर। एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है इस बार रिलायंस डिफेंस से। कंपनी की आय में करीब 15% की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं एबिटा फ्रंट पे एक टर्न अराउंड होता हुआ दिखेगा। कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी। 12.5 करोड़ के एबिटा घाटे के मुकाबले इस बार उम्मीद है 11 करोड़ का एबिटा मुनाफा आएगा। और अगर आप मुनाफे की फिगर को देखें, वहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा। 125 करोड़ के लॉस की उम्मीद की जा रही है, और अगर आप रिपोर्टेड पैट से कंपेयर करें तो 102 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 125 करोड़ के घाटे की उम्मीद की जा रही है।
लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 272 करोड़ का टैक्स राइट बैक हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी ने पैट पोस्ट किया था, एक मुनाफा पोस्ट किया था। एडजस्टेड मुनाफे को देखेंगे तो कंपनी का घाटा कम हो रहा है, 170 करोड़ के मुकाबले इस बारी महज 125 करोड़ का ही घाटा पोस्ट करती हुई दिखेगी। एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ, उसका फायदा साफ तौर पे आता हुआ दिख रहा है नंबर्स में। सीडीआर से बाहर निकलने के बाद वजह से कंपनी की जो ब्याज लागत है वो घट रही है, वो कहीं ना कहीं मार्जिन को सपोर्ट करेगी और वापस से पॉजिटिव मार्जिन में कंपनी आती हुई दिखेगी। और साथ ही नेट खर्च जो कंपनी का है वो रेगुलेट हुआ है, इस बारी वो कम हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं नंबर्स को सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद इस बारी की जा रही है रिलायंस डिफेंस से। ठीक है, नंबर्स इस पर थोड़े अच्छे आ सकते हैं। एक बार हरी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। रिलायंस डिफेंस ठीक है, जो भी अपने बिजनेस में अभी आगे बढ़ रहा है, अभी इन्होंने कुछ बताया भी था, इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसने कहा कि बहुत तेजी से ये मिसाइल्स के लिए, पर्टिकुलरली टैंक्स के लिए आगे जाके ऑर्डर्स के लिए बिड करेंगे और इनको फंडिंग की ऐसी कोई दिक्कत अभी है नहीं है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो आरडीएल एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, नॉट एग्जैक्टली डिफेंस कंपनी, पर जिस तरह से इनके ऑर्डर्स मिल रहे हैं, खास करके मिसाइल सिस्टम्स, खास करके नेवल मिसाइल सिस्टम्स, इन्हें काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और यदि आप गवर्नमेंट का ब्रॉड फिलोसफी भी देखोगे तो इनका लॉजिक यही है कि जितना हो सके हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंसोर्स करेंगे, इंडियन कंपनीज को एंकरेज करेंगे। और आई थिंक इसका बहुत बड़ा फायदा काफ़ी कंपनियों को मिल रहा है, जैसे भारत फोर्ज है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लार्सन एंड टूब्रो है, आरडीईएल है। आई थिंक इन सभी कंपनियों को इसका एक फायदा मिल रहा है। और वी लाइक आरडीएल, हम मानते हैं कि शायद आप एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लोगे तो दिस स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू गेट टू द 100 लेवल्स। बिल्कुल। खैर चलिए, फिलहाल तो अच्छा मूव करीब 2.5% ऊपर ये इस समय ट्रेड करते हुए। और एक दो स्टॉक्स देखते हैं। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक बार देख लेते हैं फिर से। ये 1900 के नीचे मोटर व्हीकल एक्ट इस बीच लोकसभा में पास हो गया है, तो ये और एक अहम खबर संसद से, राज्यसभा में पहले ही हो चुका था, लेकिन अब लोकसभा से भी ये पास होते हुए अच्छी चीज़ ये है कि देश भर में अगर शराबें कम बिकेंगी तो काफ़ी एक्सीडेंट अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी शराब पीकर ड्राइविंग पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी है, और उसमें अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी कई कड़े प्रावधान हैं। उम्मीद यही करते हैं कि ज़्यादा प्रावधान लगाने की और लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन देखते ही देखते लुक एट यूनाइटेड स्पिरिट्स, 135 रुपये की गिरावट 1890 पर ये इस समय ट्रेड करते हुए, यानी 6.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। बाकी स्टॉक्स भी इसके साथ साथ पूरा सहयोग देते हुए, सारे स्टॉक्स 5% जीएम ब्रूअरीज 5%। अरे लिख दे क्या, सेल लगी है, लिख दे क्या इनके ऊपर, सेल लगी है कि अभी थोड़ा रुकना होगा, अभी थोड़े और टूटेंगे फिर सेल लगेगी खरीदने के लिए? नहीं, आई थिंक जिस तेजी से शराब पे बैन लग रहा है, मैं तो मानता हूँ ये स्टॉक्स और काफी टूट सकते हैं। तो आई थिंक ये सेल लगाने के लिए तो शायद बहुत देर बाकी है अभी। सेल लगेगी भी नहीं, ये भी देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जो कंजम्पशन की स्टोरी थी ना, 3-4 साल पहले की बात है, मुझे याद है एक आध फंड मैनेजर से मेरी बात हो रही थी, उस समय उन्होंने लॉजिक दिया था कि एक तो इंडिया यंग कंट्री है, तेज़ी से जो पॉपुलेशन है वो अर्बन होते जा रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जा रही है, तो इनका कंजम्पशन काफ़ी बढ़ेगा। इन कंजम्पशन बढ़ता तब है जब मिलता है, अगर मिलना ही कम होते जाएगा तो वो अपने आप में दिक्कत होती है। खैर, टबैको स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है अनुज? आज सुबह हमने देखा था गोल्डन टबैको पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। आईटीसी हालांकि रेंज में है और वो समहाउ 280-285 के ऊपर निकल नहीं पाता है, लेकिन एक जो रिलीफ यहाँ पर जीएसटी क्लियर होने के बाद हमें दिखी थी, उसमें एक क्या सेकेंड वेव क्रिएट होता आप देख रहे हैं क्या रनअप का टबैको स्टॉक्स में? देखिए मैंने बहुत सारे स्टॉक्स तो टबैको कंपनीज के ट्रैक नहीं किए, लेकिन हाँ आईटीसी के ऊपर ज़रूर से नज़र रहती है। टेक्निकली देखा जाए तो उसमें 260-265 के ऊपर के जो ब्रेकआउट आए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हैं मीर। और मेरे ख्याल से अगर आने वाले समय में अगर इस मंथ में भी अगर हम 260 के ऊपर की क्लोजिंग देते हैं तो मेरे ख्याल से वो मंथली चार्ट पर एक बहुत अच्छा सिग्नल होगा, और उसके लिए फिर एक नेक्स्ट अपमूव चालू होता है जो तकरीबन 290-298 तक के लिए एक्सटेंड होता है। तो मैं आईटीसी पर ज़रूर से नज़र रखना चाहूँगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो उसमें एक सपोर्ट बनता है इमीडिएट जो तकरीबन 270 के आसपास का बनता है, तो किसी ट्रेडिंग पोजीशन के लिए वही एज ए स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर पोजीशन अभी भी इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मुझे लगता है आईटीसी को ज़रूर से रखा जा सकता है। 255 से नीचे के स्टॉप लॉसेज मेंटेन करें। इनिशियल टारगेट तकरीबन आप जो देखते हैं वो 295-298 के, और उनको क्रॉस करने के बाद तकरीबन 320-325 तक।
ठीक है, ये कैस्ट्रॉल के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है। गौरव, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? कैस्ट्रॉल कितना ठीक लग रहा है? क्या इसको रख सकते हैं कि 2-3 दिन अभी और थोड़ा चलेगा क्या ये? और एक और ना टाटा का एक और शेयर भी देख लीजिएगा, वो है टाटा केमिकल। इसके अंदर भी अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। ये शेयर भी BTST कर सकते हैं क्या? टाटा केमिकल और कैस्ट्रॉल दोनों देखिए। टाटा केमिकल आप BTST कर सकते हैं। 610 का इसका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में आपको 625 630 के लेवल एक बार उम्मीद आप रख सकते हैं। और कैस्ट्रॉल में यहाँ पे नहीं, थोड़े ऊपरी लेवल्स पे अगर उसको बाय कीजिए। 438 का अगर आप लेवल देखेंगे, वहाँ से आके बार बार अनवाइंडिंग आ रही है, तो अगर ये 438 का लेवल सस्टेन करता है तो आपको इसमें 20 रुपये की उछाल देखने मिल जाएगी। तो 438 के ऊपर बाय कीजिए, 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 15-20 रुपये का लक्ष्य होगा। इस बीच एक बार मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए, करूर वैश्य बैंक या फिर कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, OBC, इन सबको आप देखिए इस समय एक अच्छा वेव क्रिएट हुआ है, अपटिक देखने को मिल रहा है सारे स्टॉक्स में। कॉर्पोरेशन बैंक इनफैक्ट 7.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, और कुछ बैंक्स इसमें करूर वैश्य बैंक है जो कि 2.5% ऊपर। तो ये जो छोटे मझोले बैंक्स हैं, इसमें सडनली एक अच्छा मूव आज देखिए इस समय क्रिएट हो रहा है। OBC भी करीब 4% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। आपकी टॉपिक गौरव, इसमें कौन सा स्टॉक होगा? देखिए, ग्रासिम काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा ब्रेकआउट्स में देखने मिला है, तो ग्रासिम आप ले सकते हैं। 1115 1110 के लेवल होंगे इसके, 1070 का स्टॉप लॉस होगा। और टाटा एलेक्साई काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें भी अच्छे मोमेंटम है, लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, तो 1550 का स्टॉप लॉस आप ये ले सकते हैं। इसमें वो 1600 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। एक बार ना बैंक निफ्टी भी आप देख ही लीजिए, और निफ्टी दोनों का डाटा भी हमने कैलकुलेट किया है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स में अभी भी हमने देखा कि 9200 को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी आप देखिए, यहाँ पे ताज़ा खरीदारी है, ये 21,400 450 की रेंज को संभाले हुए है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अभी तक तो डैमेज नहीं, लेकिन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन सा है? वो शायद छोटे मझोले बैंकों ने जो कुछ अभी खरीदारी इकट्ठी कर रहे हैं, ये बैंक निफ्टी को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका एक अच्छा सपोर्ट बेस है 21,400 का, जो अभी तक मेंटेन है। आज हमने एफिंडो के कार्यक्रम में भी नितिन की रिकमेंडेशन बताई थी, उन्होंने कहा था 21,400 450 की कॉल बैंक निफ्टी की ली जा सकती है। आप निफ्टी का फ्यूचर्स 3 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी टिल अभी भी फ्रेश लॉन्ग के साथ खड़ा हुआ है और करीब 85 पॉइंट की बढ़त के साथ। इसके अलावा कुछ एक और शेयर जो चल रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि पार्श्वनाथ 2-3 दिन से अच्छा मूव है। कल वीकेंड में जो खबर आई थी उसका भी कुछ फायदा है क्या? लेकिन ये एग्जिट का रूट है ना अनुज, पार्श्वनाथ से निकल आना चाहिए, क्योंकि डेट में कंपनी है, प्रमोटर्स की भी हालत अभी ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ इवेंट है और खबर चल रही थी, उस वजह से शेयर ऊपर आ रहे थे। ये एग्जिट का ही समझे ना पार्श्वनाथ से। देखिए, अब जहाँ तक चार्टिकली देखा जाए तो तकरीबन ये 17-18 रुपए की जो रेंज थी, जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है अभी के लिए। हालांकि लोअर लेवल से हमने एक अच्छा मूव आते हुए देखा है, तकरीबन 12 से 17 रुपए तक की अपसाइड देखी है। मेरे ख्याल से ये एक लेवल है 17-50 18 की जो रेंज है, जहाँ पर प्रॉफिट एक बार ज़रूर से बुक करना चाहिए अगर लोअर लेवल की बाइंग है। लेकिन अगर पुरानी आपकी बाइंग कोई फंसी हुई है तो मेरे ख्याल से 18 रुपए के ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं चार्टिकली ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो पोर्टफोलियो के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसके लिए मैं अभी भी वेट करना चाहूँगा, 18 रुपए के ब्रेकआउट्स को देखना चाहूँगा। और अगर लोअर लेवल की बाइंग ट्रेडिंग के हिसाब से ली गई थी, जो कि पिछले 1-आध महीने पहले की थी, मेरे ख्याल से लेवल आ चुके हैं तकरीबन 17 रुपए के आसपास, 15-50 17 की जो रेंज जिसमें ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से ये लेवल आ चुके हैं जहाँ पर एक बार ट्रेडर्स को तो ज़रूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच एक बार देख लेते हैं आज वॉल्यूम्स का हाल क्या है। मार्केट बंद होने में करीब आधे घंटे का समय बाकी है, और इस समय जिस तरह के इंटरनेशनल क्यूज़ हैं इसमें, क्योंकि भारत के लिए फिर से एक बार इंडियन मार्केट्स के लिए ये हफ्ता छोटा होगा, ट्रंकेटेड होगा। देख लेते हैं। देखिए, यूरोपियन मार्केट्स में रुझान कुछ हद तक मिक्स्ड ही है। FTSE थोड़ा हरे निशान में, बाकी ज़्यादातर इंडाइसिस जो हैं वो नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड करते हुए। उधर US को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कोई ख़ास संकेत है नहीं, रुझान फ्लैटिश ही वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देखें आज के मार्केट को, तो करीब 3,18,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर, तो चांसेस आर कि 4 लाख करोड़ के नीचे का ही ट्रेड यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन सेक्टोरली एक बार मार्केट को देखते हैं। देखिए, IT में तो था ही आज प्रेशर, IT की तरफ से कोई खास सपोर्ट मिला नहीं है, और इसमें ऑब्वियसली इन्फोसिस ने आज के लिए IT में जो सेंटिमेंट है उसे काफ़ी ख़राब किया कुछ हद तक।
ऑटो की तरफ मजबूती थी, 1/4% के आसपास की बढ़त थी, लेकिन ये और निफ्टी बैंक ये दोनों 1/4% के आसपास की बढ़त लेकर चल रहे थे, लेकिन ये काउंटर हो गया क्योंकि सामने निफ्टी में जो गिरावट है वो आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का नुकसान निफ्टी आईटी इंडेक्स पर देखने को मिला है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर देखने को मिला है। और अगर आप बाकी देखेंगे इंडाइसिस को या फिर सेक्टर्स को, तो फार्मा में थोड़ी बहुत मजबूती थी, तो सामने रियल एस्टेट नुकसान में था। तो मोटा मोटी इसी वजह से अगर आप इंडेक्स को देखेंगे ना, तो कुछ हद तक रेंज में फंसा हुआ ही रहा है और 9200 के नीचे स्ट्रगल तो थोड़ा बहुत किया है इसने। अब क्योंकि बाजार बंद होने में 20-25 मिनट का समय बाकी है, आज की फाइनल बेट क्या है ये एक बार देख लेते हैं। रजत बताइए। जी बिल्कुल, रेलवे शेयर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं और खासतौर से जो कोच वैगन्स बनाने वाली कंपनी है जैसे कि सेप्को, टीटागढ़ वैगन, यहाँ पर तेजी बन रही है। टीटागढ़ वैगन को रडार पर रखे हैं, अच्छी तेजी बनी और इनफैक्ट छोटी अवधि के चार्ट्स आज इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। आर्ली चार्ट्स पे एक रिवर्सल बना जो सस्टेनेबल लगता है। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम 46-47% के आसपास पहुंच रहे हैं और 2 सत्रों से देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, लेकिन यहाँ से फिर से चलेगा क्योंकि इस हफ्ते की ओपनिंग पॉजिटिव हुई है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी जो है वो रेलवे वैगन्स के लिए, खासतौर से जो मेट्रो रेल कोचेज हैं उनके लिए बिड लगा रही है एग्रेसिव तौर पर। रेलवे के लिए भी इनफैक्ट यहाँ पर कोलकाता मेट्रो रेलवे से भी हाल फिलहाल में 56 कोचेस का रिहैबिलिटेशन का यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला था कंपनी को। और खास तौर से जो मैं प्रोजेक्ट्स की बोली की बात कर रहा हूँ उसमें विजयवाड़ा, मुंबई, पुणे जैसे जो एरियाज हैं वहाँ पर रेलवे जो एक्सपेंशन कर रही है उसका साफ तौर पे एक बहुत बड़ा जो चंक है वो हो सकता है इस कंपनी के पास आता हुआ नजर आए एज अ कोच मैन्युफैक्चरर। तो जो कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और ये कंपनी के साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे इस बार जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर तिमाही नतीजे जो कंपनी पोस्ट कर सकते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो अब यहाँ से चला प्रीवियस हाइज टच होंगे 130 के आसपास, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का आप नजरिया लेके चलते हैं तो 126-127 का टारगेट अपने रडार पर रखें। 119 क्योंकि ये लेवल पार होते ही आर्ली चार्ट्स पे बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो 119 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसको स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। ठीक है, तो 126 का टारगेट है फिलहाल इसके लिए और 119 का एक स्टॉप लॉस है। 3-3.25 रुपये की मजबूती के साथ ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे इस पर आप नजर रख सकते हैं। टीटागढ़ वैगन्स 3 रुपये की मजबूती है इसमें। एक और शेयर जो अच्छा भी चल रहा है वो है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। दोनों ही ये शेयर अच्छा मजबूती के साथ चल रहे हैं। एक बार गौरव चार्ट देखिए आप और बताइए इनमें से दोनों में से ज़्यादा ठीक कौन सा है, बजाज फाइनेंस जो कि 1200 वाला है या फिर बजाज फिनसर्व जो कि 4000 का है। बजाज फिनांस हमने अपने क्लाइंट्स को दिया भी था, लेकिन अभी ऑलरेडी मूव हो चुका है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 मिनटों के अंदर अगर आप उस मोमेंटम देखें तो काफ़ी आ चुका है। 1210 वाला अभी 1240 के करीब ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है, तो बजाज फिनसो में मैं सोचता हूँ थोड़ा आपको यहाँ से मोमेंटम और देखने मिल सकता है, तो ये आप बाय कर सकते हैं। अग्रेसिव नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से आपको और 100 रुपये के करीब देखने मिल सकते हैं। देखिए हमने लेकर स्टॉक्स की बात की थी, उसके बाद अब ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा आईटी स्पेस भी जिस तरह से नुकसान में है, खासकर एचसीएल या फिर इन्फोसिस, स्टीप फॉल इस समय जो लास्ट लगे हो उसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इंट्राडे लो पर इस समय ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं और हरी ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थोड़ा चैलेंजिंग है यहाँ पर इन सारे ही स्टॉक्स के लिए। Q4 नंबर्स विल मैटर अ लॉट, लेकिन पता नहीं कितना सपोर्ट दे पाएंगे। अब देखिए जैसे TCS था, TCS अब आधे % नीचे है। जब शो की शुरुआत हुई थी उस समय TCS इतना नेगेटिव नहीं था, लेकिन अब एकदम से देखिए किस तरह का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1% की गिरावट TCS पर है इस समय। तो ये वीकनेस है इस समय। हरी आईटी को आप वैसे भी काफ़ी क्लोजली देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल आपको निफ्टी में कौन सा स्टॉक लग रहा है आईटी में? मैं समझता हूँ कि इन्फोसिस एक्चुअली कुड बी द मोस्ट वल्नरेबल और इसके काफ़ी कारण है, क्योंकि आप इन्फोसिस और टीसीएस के डिजिटल बिजनेस को कंपेयर करोगे तो टीसीएस आई थिंक इज अबाउट 16 और 17% डिजिटल है, इन्फोसिस का काफ़ी छोटा है। तो जिस तरह टीसीएस के पास एक हिडन हेज है वो इन्फोसिस के पास नहीं है। दूसरी बात, इन्फोसिस में जो विवाद चल रहा है बिटवीन द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट एंड द ओरिजिनल फाउंडिंग प्रमोटर्स, आई थिंक इससे काफ़ी हद तक एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट थोड़ा स्टॉक पे कम हुआ। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेइंग ऑन द स्टॉक। और मैं मानता हूँ कि यदि कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आया तो आज भी देखिए टीसीएस शायद 0.3% डाउन है और इन्फोसिस 2.7% डाउन है। तो आई थिंक मुझे वल्नरेबल एकदम ज़्यादा इन्फोसिस लग रहा है और कोई भी नेगेटिव क्यों आए तो आई थिंक मैक्सिमम करेक्शन हमको इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बीच तो ये नुकसान तो खैर दिख ही रहा आपको स्क्रीन पर, ऑलमोस्ट तेज़ गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। एक और चीज़ आप एक शेयर भी देख सकते हैं वो है आर्चिस का। ये पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा प्ले दिखा रहा है। अनुज एक बार इसका चार्ट देखिए,
काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है इसमें आर्चीज में। आज भी 18% ऊपर है, कोई इवेंट सामने नहीं है, शायद कंपनी में कुछ हो सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग या कुछ ऐसा कुछ होता हो दिखे। ये कितना और चल सकता है, चार्ट्स पे कितना ठीक लग रहा है? ऑलमोस्ट अब तो सर्किट की तरफ बढ़ रहा है 20% के ये। देखिए टिम्पी, इस महीने में ही तकरीबन 40% की अपसाइड देखने को मिल चुकी है और अभी आधा ही महीना हुआ है इनफैक्ट। तो मंथली चार्ट पर तो एक कैंडल बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई देती है, लेकिन यही तकरीबन 33 रुपये 34 रुपये के आसपास के जो रेजिस्टेंसेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंसेज अगर आप देखेंगे तो तकरीबन पिछले 4 साल से क्रॉस नहीं हुए हैं, 4-5 साल से। तो मेरे ख्याल से अगर लोअर लेवल की बाइंग्स हैं तो वहाँ कोई बाइंग है तो फिर उनके लिए प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया जा सकता है उस बाइंग पर, लेकिन नई बाई मैं अभी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं पर ज़रूर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या बिकवाली का दबाव कह लीजिए, वो ज़रूर से देखने को मिलेगा। हालांकि अब ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी बिकवाली में वो 28-29 रुपए के जो सपोर्ट है उनको सस्टेन करे। तो अगर उनको सस्टेन करता है तो आपको एक रेंज मिल जाएगी जो तकरीबन 29 रुपए से लेकर और 33-34 रुपए की होगी, और उस साइडवेज 2-3 महीने के साइडवेज मूव के बाद फिर एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस मंथ में जो अप मूव आ चुका है कहीं ना कहीं उसे इनकैश करना चाहिए, और इन लेवल्स पर नई बाइंग करने की तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा जी। इस बीच BTST कॉल्स क्या हो सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि आखिरी जो लेग है इसमें वीकनेस थोड़ी बहुत इंडेक्स में भले ही बढ़ी हो या नहीं बढ़ी हो, लेकिन कुछ एक पॉकेट्स में डेफिनेटली बढ़ी है। पूजा है हमारे साथ ये बताने के लिए BTST कॉल्स कौन सी हैं, बताइए। जी, लगभग सारे ही कॉल्स में खरीदारी की राय है, सिर्फ एक कॉल में आज बिकवाली करने की राय आ रही है। लेकिन शुरुआत पहले बाय कॉल से कर लेते हैं। सुमित बगाड़िया ने पिरामिड एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय दी है 2020 के टारगेट के लिए, और 1930 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की ये राय दे रहे हैं। और दूसरे कॉल में इन्होंने टाटा मोटर्स DVR में खरीदारी करने की राय दी है। अच्छी तेजी भी स्टॉक में कुछ देर पहले देखने को मिल रही थी, और ये मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है। 300 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 285 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। लोकेश उपल के अब कुछ कॉल्स देते हैं। इन्होंने ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय दी है 3445 के टारगेट के लिए, और 3382 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और दूसरे कॉल में इन्होंने ऑयल इंडिया में खरीदारी करने की राय दी, और इनका मानना है 344 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस 334 का लगाने का ये सुझाव दे रहे हैं। आखिर में दीपेश पवैया के कुछ कॉल्स देते हैं। इन्होंने एक स्टॉक यूनाइटेड ब्रेवरीज में बिकवाली करने की राय दी है। एक सेक्टर स्पेसिफिक भी न्यूज़ आई है जो कि नेगेटिव है। तमाम स्टॉक्स के लिए बिकवाली और बरकरार रहेगी, और 718 के लेवल्स तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और दूसरे कॉल में इन्होंने यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय दी है। काफ़ी अच्छा रनअप इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और 158 के लेवल्स तक की और भी बाइंग यहाँ पर देखने की उम्मीद की जा रही है। 152 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। ये कुछ एक शेयर्स है, इसमें मिड कैप बैंकिंग आप देख पा रहे हैं, फिर से आ रहा है थोड़ा। यूनियन बैंक पे बाय कॉल है, लेकिन आईटी के अंदर जो गिरावट है इसमें जो वर्ल्ड वाइड आईटी स्पेंडिंग है वो भी थोड़ी कम हुई है। अगर आप पिछले बार से कंपेयर करेंगे, हालांकि 1.4% बढ़ी है, लेकिन अगर आप इसकी फोरकास्टिंग जो अनुमान लगाए जाते हैं उसमें एक 2.7% की गिरावट आई है। तो ये गार्टनर की तरफ से जो व्यूज़ आए हैं ये इंडिकेट करते हो कि आईटी पे जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी कम हुई है। ये 2.7%, एक्चुअली ये थोड़ा सा डैमेज है। और एक ग्लोबल आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस सिर्फ आप भारत की मत समझिए बल्कि ग्लोबल आईटी कंपनीज, इसलिए नुकसान आना स्वाभाविक है। ये ठीक नंबर से पहले आ रहा है, तो शायद नंबर इसको ऊपर भी लेके आए, इसलिए अगले 2-3 दिन आपको इन्फोसिस, TCS, SCL टेक, इन पर टिपिकली ज़्यादा ध्यान रखना है, इसलिए बने रहिएगा जी की स्क्रीन के साथ ही। DCB बैंक एक और बैंक है जो कि अभी 1.5% ऊपर है। एक और बैंक जिसमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है उसमें यूनियन बैंक, ओरिएंटल बैंक, ये करीब 5% ऊपर है। एक बार OBC कॉरपोरेशन बैंक भी देखिए अब 6% ऊपर आ चुका है। एक बार कॉरपोरेशन और OBC दोनों पे एक बार अनुज राय रखिए अपनी आप, कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है आपको? दोनों ऑलमोस्ट दिन के हाई पे हैं। देखिए कॉरपोरेशन के अंदर तो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तकरीबन 55 रुपये के ऊपर के ब्रेकआउट हैं। मेरे ख्याल से जिस तरीके का राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, आने वाले समय में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड के टारगेट की बात करें तो तकरीबन वो 68 के आसपास के बनते हैं, 68-70 के। तो इन टारगेट के साथ अभी भी कॉरपोरेशन बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। ओरिएंटल बैंक में अगर आप डिम्पी देखेंगे तो तकरीबन 165 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। हालांकि वो अभी यहाँ से दूर है, तो एक अप मूव जो एक्सपेक्टेड है, जैसा मैंने कहा कि मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ओरिएंटल बैंक में भी शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ दिखती है। 162-165 के अपसाइड के टारगेट हो सकते हैं। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए इस वक्त 100
45 रुपये से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना ज़रूरी है। मोमेंटम मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं और खास करके मझौले जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर बन चुका है और आने वाले वीक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा पूरे सेक्टर में। मिहिर, टिपिकली हम बात करते हैं ना, एक्सपर्ट से ये भी पूछते हैं, कहते हैं किसी भी गिरावट में खरीदारी करें, ये वो गिरावट है जिसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए आई थिंक काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक आपको इन लेवल्स पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडेक्स को, जो भी पहले हरी भी कह रहे थे कि इंडेक्स को अगर आप देखेंगे ना तो इंडेक्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, आज क्लियरली दिख भी रहा है। आप इनफैक्ट पुट और कॉल की एक्टिविटी देखिए 9200 के आसपास, कॉल्स में जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट में आज इजाफा देखने को मिला है, ये तो क्लियर है कि मार्केट हो सकता है इसे फिलहाल एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखे। लेकिन स्टॉक्स में आप देखिए बाइंग किस तरह की है। अब आज फिर से एक बार हमें डीमार्ट का एग्जांपल ही देना पड़ेगा, लेकिन आज इनफैक्ट मैं अभी इसका इंट्राडे चार्ट ही देख रहा था, आज देखिए जब जब ये स्टॉक फिसला है इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, निचले लेवल से फिर से बाइंग देखने को मिली है कि ये 760 के नीचे जा ही नहीं पाया है, जबकि हाई आज इसने बनाया है 806 का। लेकिन पूरे दिन आप देखिए जब जब ये नीचे गया, मार्केट वीक भी हुआ तब भी अगर ये नीचे गया ना तो वहाँ से बाइंग देखने को मिली, और यही मजबूत स्टॉक्स में हो रहा है। अब ये आपकी किस्मत है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पकड़कर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, क्योंकि इसमें ये भी होता है, जैसे सुबह हम देख रहे थे टाटा मोटर्स या फिर आईटीसी, अब ये उस तरह के दायरे में है, एक चाल के बाद उस तरह के दायरे में है कि अगर आप नीचे ले भी लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा बाउंस मिल जाएगा वहाँ से। तो वही है कि उस लिहाज से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक्स होंगे उस पर फिलहाल नज़र रखनी चाहिए। इन्फोसिस को देख के आपको लग रहा है कि ये लेना चाहिए, डर लग रहा है आपको? नहीं, देखिए इन्फोसिस में मेरे ख्याल से इस समय ट्रेडर का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा भी नहीं, बिकॉज दे वुड वांट टू सी कि Q4 नंबर्स एक्चुअली आते कैसे हैं और कंपनी आउटलुक देती कैसा है। क्योंकि आप देखिए कभी गार्टनर की रिपोर्ट आ जाती है, कभी नैस्कॉम की आ जाती है, कभी ऑटोमेशन पर कोई रिपोर्ट आ जाती है, कंपनी खुद फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या देती है। और इन्फोसिस के केस में तो स्पेशली मैनेजमेंट को लेकर इनकी अंदरूनी जो दिक्कतें चल रही हैं उसे लेकर कंपनी क्या कहती है, ये सब देखना आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उस लिहाज से मेरे ख्याल से फिलहाल नियर टर्म में कोई बहुत एक्टिविटी हो सकता है, आपको रिजल्ट्स आने तक तो नहीं देखने को मिले इन्फोसिस को। क्या रिजल्ट्स का भी है और जो विवाद चल रहा है वो भी है, नहीं तो 1000 के ऊपर इन्फोसिस और 1000 के नीचे इन्फोसिस में अभी भी कन्विक्शन नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है कि इतना डीप होने के बाद भी अभी भी किसी भी एनालिस्ट का व्यू कम से कम बहुत ही स्ट्रांग नहीं मिल रहा है इन्फोसिस पे। ग्रासिम और कैपिटल फर्स्ट दोनों के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, इनमें बाइंग आ रही है। ग्रासिम, गौरव आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, अभी आप ग्रासिम के बारे में बता भी रहे थे, इसके अलावा कोई और पीयर है जो आपको सीमेंट में ठीक लग रहा हो तो थोड़ा चल जाए? ग्रासिम ऑलरेडी वैसे आप बता चुके हैं कि अच्छा बाय है। अमुदा सीमेंट अच्छा लग रहा है, आप 245 चल रहा है, यहाँ पे आप 242 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। ऊपर में आपको 250 से 252 के लेवल्स आपको कल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल फर्स्ट भी देख लीजिए, ये भी अब एफएनओ में आ ही चुका है। कैपिटल फर्स्ट पे आपका अच्छा मूव है, आपको लगता है चलेगा? देखिए मोमेंटम तो है स्टॉक में, ट्रेडिंग के लिहाज से तो अच्छा लग रहा है, आप ले सकते हैं यहाँ पे। ऊपर में आपको 780, 773, 775 का एक रेजिस्टेंस है, वो अगर पार कर लेगा तो आपको और बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। यहाँ से आप प्रीएम्प्टिव बाय ज़रूर कर सकते हैं। इस बीच में ही रिलायंस आप देखिए 1400 के नीचे है। ये टिपिकली मेरा सवाल इसीलिए पूछा था मैंने आपसे कि जब जब भी गिरावट आए हमको शेयर्स को पकड़ना है, तो आपका जवाब बिल्कुल वाजिब है कि शेयर को पकड़ना तो, लेकिन चुन के पकड़ना है, सिर्फ नाम से नहीं पकड़ना। आपको जो शेयर अच्छा लग रहा है, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिसका सब कुछ ठीक है, आप उसी के साथ टिके रहें। डीमार्ट और इन्फोसिस क्लियर कट एग्जांपल है, दोनों अपने अपने सेगमेंट में लीडर हो सकते हैं। आज आप इसका इंट्राडे मूव ही देखिए, रिलायंस का जिस तरह का देखने को मिला है, एक समय लग रहा था कि 1400 डिफेंड करेगा, होल्ड कर जाएगा, लेकिन जब फिसला तो देखिए किस तरह से फिसला। अभी 2% नीचे 1380 के नीचे अनुज, रिलायंस 1370 के पास जाते हुए। जी, अब शॉर्ट टर्म में मिहिर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन मैं इस वीकनेस में लेने की सलाह दूंगा। हालांकि अगर सपोर्ट्स की बात करें तो तकरीबन 1325 के आसपास के इमीडिएट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनते हैं। जब तक वो ब्रीच नहीं होते तब तक आपका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है उसके साथ कोई वीकनेस नहीं दिखाई देती है। हालांकि आज जैसा आप अभी कह रहे थे कि ये 1380, 1385 के नीचे जो गया है, उससे लगता है कि एक बार और वीकनेस देखने को मिल सकती है तकरीबन 1350 तक की, पर मैं उस वीकनेस में लेने की सलाह दूंगा। बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आए हुए हैं रिलायंस के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि
लगभग 8 साल के इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिले हैं तो शेयर खाली 10% या 15-20% जाके रुक जाएगा। मेरे ख्याल से आने वाले समय में रिलायंस में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। टेक्निकली मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 1320-1325 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है और किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रिलायंस को ज़रूर से लिया जा सकता है 1320 से नीचे के स्टॉप लॉस मेंटेन करके। इस बीच एक बार पावर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली जब से उदय स्कीम लॉन्च हुई है तब से कम ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली इनके लिए चीज़ें सुधर सकती हैं। वो इमीडिएट बेसिस पर सुधरे या फिर थोड़ा इसमें वक्त लगे, ये देखना होगा। लेकिन आप देखिए कुछ एक स्टॉक्स जो खासकर यहाँ पर T&D क्षेत्र में है वहाँ पर हमने ठीक ठाक रुझान देखा है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें इससे बड़ी रिलीफ मिलने की उम्मीद वैसे भी बनी हुई है। अब आप देखिए कल्पतरू पावर को, केईस इंटरनेशनल को, PFC, REC अब या फिर GE-T&D, इन सबको अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिला है पिछले कुछ समय में। अरे आपने यहाँ पर कोई पिक ऐड की है क्या? एक्चुअली हमारा आपको याद होगा आई थिंक लगभग 1-2 महीने पहले हम पावर फाइनेंस कंपनीज पे काफ़ी पॉजिटिव थे, जैसे PFC है, REC है। पर आई थिंक पिछले 1-2 महीने में ये स्टॉक्स काफ़ी रन अप कर चुके हैं। REC लगभग 140 से 185 जा चुका है, PFC 120 से 150 जा चुका है। तो आई थिंक इस तरह के बाद हम लोग पावर फाइनेंस पे उतने खास पॉजिटिव नहीं है। जहाँ तक पावर जनरेटर्स का सवाल है, वी हैव नेवर बीन टू पॉजिटिव, क्योंकि गवर्नमेंट इश्यूज है, आई थिंक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सॉल्वेंसी का इश्यूज है, कोल सप्लाई के इश्यूज है। तो हम जनरली पावर कंपनीज में उतना पॉजिटिव नहीं है। इस बीच आप ITD सीमेंटेशन को भी देख सकते हैं, क्वालिटी पार्टली, ये कुछ एक और इंफ्रा, हालांकि थोड़ा थेमेटिक है लेकिन इनके अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। सिंप्लेक्स इंफ्रा एक और शेयर है जो कि इस समय ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। ये भी निचले स्तर से अच्छा रिकवर करके अब हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स अगर आप देखें जहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, उसमें आपको दिखेगा इंफ्राटेल, ये एक अच्छा मूव है। येस बैंक को लेकर रिपोर्ट्स काफ़ी एग्रेसिव आ रही हैं। गौरव, येस बैंक अभी भी जिनके पास पोर्टफोलियो में जल्दबाजी नहीं दिखाए, 1600 का तो नंबर आ चुके हैं, एक बार होल्ड करें क्योंकि 1900, 2100 इस तरह के टारगेट आ रहे हैं QIP सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद। जी, जिसके पास है वो बने रहिए। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें है। 1530, 1540 तो लॉन्गर टर्म स्टॉप लॉसेज हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। फ्रेश एंट्री यहाँ पे एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन जिसके पास है वो बने रह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, ये 150 के ऊपर है, जरा इसका भी चार्ट देख लीजिए आप। ये भी BTST का कैंडिडेट है क्या गौरव? ये BTST हमको शायद उतना मोमेंटम ना दे, क्योंकि ऊपर में 154 से 156 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन अगर आपको 2 या 3 दिन का व्यू अगर आपका है तो अब आप इसमें आप बाय कर सकते हैं। आपको अच्छा मुनाफा इसमें मिल सकता है। 141 का स्टॉप लॉस होगा, 160, 162 के इसमें लेवल्स होंगे, आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच जल्दी से देखते हैं, बाजार बंद होने में करीब 10 मिनट का समय बाकी है। निफ्टी 17 पॉइंट नीचे 9181 के आसपास, फिर से एक बार इसका जो इंट्राडे लो था उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए, और ऑब्वियसली जो IT स्पेस है पूरा वो तो दबाव में रहा ही है, उसकी तरफ से नुकसान देखने को मिला ही है। जो बाकी लूजर्स हैं इसमें एशियन पेंट्स है जो कि 2.25% नीचे है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कांस्टेंट प्रेशर में रहा है, HCL टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, HDFC लिमिटेड, आइशर मोटर्स, L&T, बॉश, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि इस समय लाल निशान में ट्रेड करते हुए। एशियन पेंट्स आपको कैसा लग रहा है इन लेवल्स के आसपास गौरव? जी, मैं अवॉइड ही करूँगा। 1055 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता तो आपको और एक थोड़ा नीचे मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मिहिरा सुबह भी बता रहे थे आप, BPCL, IOC अच्छा चलेंगे। देखिए इन्होंने दिन भर में स्टीम नहीं खोई है, हालांकि बाजार निचले स्तरों पर वापस आ गया था, लेकिन BPCL, HPCL अभी भी अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। और इसके अलावा एक चीनी का क्षेत्र में एक कंपनी है बलरामपुर चीनी, ये भी करीब 3% ऊपर है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा। हालांकि अब वो ऐसा मूव नहीं मिलता कि सभी चीनी कंपनी चलने लग जाएं, लेकिन ये भी अच्छा प्ले है। एक बाटा इंडिया है, आप ये देखिए 566 पे चल रहा है। ये जब से GST को लेकर कंफर्मेशन धीरे धीरे आने लगा था, ये तो 500 का था, 66 रुपये चल चुका है। हरी एक बार बाटा इंडिया पे आपको कुछ और लगता है कि स्टीम है, ये अच्छा प्ले हो सकता है? GST का बेनिफिशियरी है, यूपी का भी बेनिफिशियरी है, जो भी पॉलिसीज चेंज हो रही है सारी।
नहीं बिल्कुल, आई थिंक यूपी से ज़्यादा मैं मानता हूँ जीएसटी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट बाटा को मिल सकता है। और जीएसटी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इन कंपनीज का जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है वो आज की तारीख में स्टेट टैक्सेस के बेसिस पे स्ट्रक्चर किया हुआ है। अब जीएसटी के बाद होगा कि क्योंकि ये सेंट्रल जीएसटी ये एफिशिएंसी के बेसिस पे डिज़ाइन होगा, जिससे आई थिंक काफ़ी हद तक इनके ग्रोथ पे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये स्टॉक है, एक जमाने में आई थिंक 620-630 हुआ करता, वहाँ से इट करेक्टेड टू अबाउट 480। आई थिंक इवन एट दीज लेवल्स में मानता हूँ आप खरीद सकते हैं। आई थिंक इट शुड गेट बैक टू इट्स प्रीवियस हाइज ऑफ 650-700। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आपको अनुज कैसा लग रहा है? देखिए आईबुल में अगर देखेंगे तो उसमें जो ब्रेकडाउन आए हुए थे वो एक अच्छा संकेत नहीं है इस वक्त। अगर देखेंगे 940 से नीचे की जो वीकनेस है वो और भी एक्सटेंड हो सकती है, जो तकरीबन 900 तक के लिए जा सकती है। हालांकि 900 रुपये के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने हुए हैं, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वीकली और मोमेंटम चार्ट्स पर एक ऐसी वीकनेस देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में और भी वीक माहौल बन सकता है। तो मैं तो अभी यहाँ पर एक टेक्निकली शॉर्ट करने की या तो सलाह दूंगा या फिर कोई नई बाइंग तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। 900 के एक लेवल है जहाँ पर एक बार फिर से रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट इन लेवल पर कोई भी नई बाइंग सजेस्ट नहीं होगी। इनफैक्ट दोबारा शॉर्ट किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हैं तो 950 से ऊपर के स्टॉप लॉसेस रखिए और डाउन साइड में टारगेट तकरीबन 883-895। अनुज एक शेयर आप और भी देख लीजिए, वो है अशोक लीलैंड। बड़ी मुश्किल से इसने 85-87 की रेंज को होल्ड किया था, लेकिन आज इस रेंज को सरेंडर कर रहा है। ये क्या एक एसटीबीटी कैंडिडेट है, इसको शॉर्ट करके जाया जा सकता है, ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर है। जी डिम्पी 83 के जो ब्रेकडाउन आए हुए हैं उसके बाद और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 80 रुपए के आसपास की जो इमीडिएट लोज हैं वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हैं, बट स्टैटिकली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से एक बार ज़रूर से 80 रुपीज़ के लेवल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 80-78 की जो रेंज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उन लेवल्स के आसपास ज़रूर से सपोर्ट आता हुआ दिखता है। लेकिन जिस तरीके से आज हमने ब्रेकडाउन देखे हैं 83 के नीचे, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में एक शॉर्ट टर्म वीकनेस है जो तकरीबन 80 रुपीज़ तक जा सकती है, तो एक एसटीबीटी का कैंडिडेट ज़रूर से है। इस बीच आरकॉम पर देखिए नुकसान किस तरह से बढ़ा है। ये सुबह से ही टॉप लूज़र तो था ही और अभी भी अब देखिए ऑलमोस्ट 4.5-5% नीचे आरकॉम इस समय ट्रेड कर रहा है। गुजरात पीपावा और एक काउंटर है जो कि 3.5% नीचे है। इसके अलावा सन फार्मा एडवांस्ड, ICICI प्रो, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब पर अच्छा खासा नुकसान है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन पर हरी क्या सलाह है आपकी? हमें यह स्टॉक तो पसंद है, पर आई थिंक फिलहाल हुआ क्या है कि ये सारे MFIs पे सेंटिमेंट शायद से थोड़ा नेगेटिव हो गया है और इसके 2-3 कारण हैं। एक तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो इनके कलेक्शन फ्लोज थे आई थिंक वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुए। दूसरी बात ये भी है कि जो यूपी में एक 36,000 करोड़ का लोन माफ़ी होने वाला है, इसका भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट MFIs पे पड़ेगा, क्योंकि MFIs अभी द लास्ट क्या बोलते हैं लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द बैंक्स, तो डेफिनेटली उनके भी कैश सिचुएशन में एक फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक ये सब मिलके शायद थोड़ा नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, पर हमारा मानना है कि इट्स नॉट अ वेरी मेजर प्रॉब्लम और आई थिंक आपको 750 के आसपास मिले तो डेफिनेटली इट्स वर्थ बाइंग एट दीज लेवल्स। ठीक है, एक कमोडिटीज़ का शेयर है जो सी से चलता है, वह है मैक्लोड रसल। ये करीब 3-3.5% ऊपर है। क्या इसको BTST कर सकते हैं या फिर पोजीशन के तौर पर रख सकते हैं अनुज? जी आज उसने 186 ऊपर के मूव दिए थे, हालांकि उन लेवल्स के आसपास ही क्लोज हो रहा है, तो ज़रूर से डिम्पी अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है। हालांकि अगर हम आर्ली चार्ट पर जाएं तो काफ़ी लगता है कि ओवरबॉट सिचुएशन आ चुकी है, बट मोमेंटम हमने इस स्टॉक में देखा है कि ओवरबॉट सिचुएशन में भी तकरीबन 5-7% की अपसाइड देखने को मिल जाती है। तो उस तरीके से देखें तो तकरीबन 195-197 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ज़रूर से एक BTST का कैंडिडेट बनता है। बिल्कुल। चलिए अब देख लेते हैं उन स्टॉक्स को जहां पर आखिरी दौर में भी कैश में अच्छी बाइंग देखने को मिली है, या फिर कम से कम जो स्ट्रेंथ है वो जारी रही है और वो भी ठीक वॉल्यूम्स के साथ। इसमें एक तो हमने टाटा स्पॉन्ज की बात की थी, इस पर मजबूती रही। भूषण स्टील, इस पर मजबूती रही, ये 12.5% ऊपर है। GIC हाउसिंग फाइनेंस का जो गेन था वो और एक्सटेंड हुआ
अब ये 11.5% ऊपर है। मैक्स वेंचर्स देखिए 11% ऊपर। ये सारे कैश के गेनर्स हैं। हम देखिए इसके अलावा शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ये 11% ऊपर क्लोजिंग देने की तैयारी में। टाटा मेटालिक्स 10% से ज़्यादा की क्लोजिंग देने की तैयारी में। कॉर्पोरेशन बैंक पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, ये 8.5% ऊपर बंद होने की तैयारी में। और साथ ही आरबीएल बैंक पर भी अच्छा मूव है। मार्क्सन्स फार्मा ये करीब 7.5% ऊपर क्लोजिंग देने की तैयारी में। तो देखिए सिलेक्टिव टाटा ग्रुप के स्टॉक्स जैसे टाटा स्पॉन्ज या फिर टाटा मेटालिक्स पर अच्छा मूव देखने को मिला है। जो छोटे मझोले बैंक्स थे उसमें काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। एविएशन स्टॉक्स में हमने देखा काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला, यहाँ पर मजबूती अच्छी रही। लेकिन सेंटिमेंट अगर कहीं पर ख़राब था तो लिकर स्टॉक्स जो नेगेटिव खबर आ गई उसके बाद देखिए यहाँ पर उठने का नाम ही नहीं लिया, कोई रिकवरी नहीं रही। आईटी डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान देखने को मिला। एविएशन में अच्छा रुझान था, डीमार्ट पर अच्छा रुझान देखने को मिला है, स्ट्रेंथ पूरे दिन देखने को मिली। या फिर रिसेंटली लिस्टेड कुछ और स्टॉक्स भी थे जैसे हमने बात की शंकरा की या फिर बीएसई, इस पर ठीक रुझान था। तो बड़ा ही डिवाइडेड मार्केट रहा है। देयर वर सम पॉकेट्स जहां पर काफ़ी अच्छे और स्मार्ट मूव देखने को मिले हैं। देयर वर सम पॉकेट्स जहां पर कुछ हद तक मार्केट ने स्ट्रगल किया है स्टॉक्स ने। और आई थिंक ये देखिए अब ये टिपिकली ना इस तरह से डिवीजन होता है मार्केट में, ये डिवाइड होना थोड़ा शुरू हुआ है। सो इन सर्टन पॉकेट्स यू विल सी कि वैल्यूएशन थोड़ी और स्ट्रेच होंगी। सर्टन ये अच्छा साइन है कि बुरा साइन है? कुछ हद तक अच्छा साइन है, लेकिन इसमें देखिए कोई एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इंडेक्स पर आना जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो कन्विक्शन थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है अगर इंडेक्स वहीं का वहीं रहता है या फिर थोड़ा स्ट्रगल करता है। ये मैनेजमेंट आगे भी चल सकती है इसी तरह से कि इंडेक्स की? अभी रिजल्ट सीजन है तो वो शायद बड़ा ट्रिगर बनेगा अपने आप में। ठीक है, लेकिन इस बीच आपको सारे में कुछ शेयर्स रखते हैं जो कि आज क्लोजिंग करके जा रहे हैं। इंफ्रा के शेयर्स आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं में मूव मिलता है। ये कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स हैं। येस बैंक आज 1600 के ऊपर क्लोज कर रहा है, फेडरल बैंक 90 के ऊपर क्लोज कर रहा है। अच्छे लेवल्स है दोनों के ये। कॉर्पोरेशन बैंक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखा है। आरबीएल भी चला है और देना बैंक भी निचले स्तरों से कुछ एक अच्छा मजबूती दिखा है। लेकिन आज लिकर कंपनीज का नशा पूरी तरह से उतरा। 6% यूनाइटेड स्पिरिट्स टूट गया, ब्रिवरीज टूटा, सोम डिस्टिलरी, जेम ब्रिवरीज के अंदर भी हमको 3% से ज़्यादा का नुकसान आते हुए दिखा। एमपी डिस्टिलरी भी आपको थोड़ा सा नुकसान दे गया। कुछ एक चुनिंदा फार्मा कंपनीज, टिपिकली जो छोटी कंपनीज हैं, उनकी आज स्थिति थोड़ी ठीक हुई है। मार्क्सन्स फार्मा, हालांकि इसको 483 मिल गया, लेकिन एक दवा कैप्सूल की इसको मंजूरी भी मिली है, ये भी मजबूती है। और आईपी मेडिकेयर के अंदर भी हमने अच्छा मूव आते हुए देखा। इसके अलावा कुछ हद तक माइनिंग स्टॉक्स आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बाजार की आज की क्लोजिंग 9200 के नीचे 21 अंकों की गिरावट के साथ, और जो लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग आई है, ना केवल इसने मार्केट के कन्विक्शन को थोड़ा सा हिलाया है बल्कि फिर से चैलेंज कर दिया, क्योंकि ग्लोबल संकेत आपके पास शायद अभी तक के हिसाब से वो पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो शायद बाजार थोड़ा सा और डिप ले सकता है, लेकिन सपोर्ट टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं 9140 के आसपास है। एक मेगा सपोर्ट बाजार के पास है जो कि 9000 का है। लेकिन अर्निंग सीजन से पहले जिन्होंने परेशानी दी वो थी आईटी कंपनीज, और इन्फोसिस लगातार कमजोर ही होता गया है। आज की मार्केट की क्लोजिंग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी ठीक रही है। ना केवल इसने 21,400 के लेवल को संभाला बल्कि 21,500 के ऊपर क्लोज भी करके गया। तो जो शिफ्ट है, तो भी मिहिर जिसके बारे में बताया, बाजार डिवाइड हो रहा है आपस में। ये जो डिवीजन है ये टिपिकली आपको बैंकिंग और बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है, जो कि आज की क्लोजिंग ने आपको दिखा दिया। रही बात टर्नओवर की, ये करीब 4.25 लाख करोड़ का आज का टर्नओवर है। इस तरह की गिरावट या कंसोलिडेशन वाले फैक्टर के अंदर इस वॉल्यूम को जस्टिफाइड किया जा सकता है। बस सुबह हमको यही समझना है कि कहीं ऑप्शंस के अंदर बड़ा आंकड़ा सेलिंग का ना आ जाए। अगर आ गया तो शायद आपको 9000 के दर्शन भी करवा सकता है, इसलिए थोड़ा सा अभी संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। वैसे भी आज का दिन मार्केट के लिए एक ब्रैकेट और ब्रीदर का दिन था। मार्केट ने उतना कंफर्ट नहीं दिया जितना एक्चुअली इसको देना चाहिए था, लेकिन शाम को थोड़ा सा दबाव आते हुए दिखा, जिसने आईटी और लिकर ने ज़्यादा मूड खराब कर दिया। हरी आज की क्लोजिंग मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऑन द मार्क बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि ये जो सेक्टर टूट रहे हैं ना, ये टिपिकली इसका इंटरेस्ट तो था ही नहीं। आईटी पहले से थोड़ा सा रुका हुआ है और लिकर को लेकर कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है नहीं कि आएगा। इन दोनों के हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो वैसे तो निफ्टी ठीक ठाक है। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि जब तक बैंकिंग में कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट थिंक मार्केट को कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि आई थिंक 35% तो आपके यहाँ बैंक्स है। तो जब तक बैंकिंग में कोई परेशानी नहीं होगी, आई डोंट थिंक मार्केट शुड बी वरीड। और मेरा भी मानना है कि 9000 इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो। आई थिंक यहाँ से करेक्ट भी हो तो एट द मोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा का करेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
गौरव, आपकी स्ट्रेटेजी आज की क्लोजिंग के बाद क्या होगी कल के लिए? ये कल अगर 9180 स्पॉट की जो ट्रेड अगर करते हैं ना, 9210 के स्टॉप लॉस से बेचेंगे और 9120 9000 इसमें लेवल्स के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं। इस बीच और एक अहम खबर, आज आईटी स्पेस में भले ही नुकसान था लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है फ्लिपकार्ट पर। इन्होंने अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया है। इन्होंने ईबे के इंडिया ऑपरेशंस को खरीदा है। 3:24 पर फ्लिपकार्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह घोषणा की है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा फंडिंग राउंड एग्जीक्यूट किया है, जिसमें $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में किया है। और ये हुआ है 3 फर्म्स की तरफ से, टेंसेंट, ईबे अमेरिका और माइक्रोसॉफ्ट। इन तीनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट में $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और इस डील के तहत ईबे के जो भारतीय ऑपरेशंस हैं वो अब फ्लिपकार्ट का हिस्सा होंगे। यानी ईबे के जो इंडियन ऑपरेशंस हैं उन्हें फ्लिपकार्ट ने अक्वायर कर लिया है और इसके बदले में ईबे $500 मिलियन का कैश इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में करने जा रही है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और टेंसेंट, इनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर मार्केट बंद होते होते आई थी। हालांकि ये टेलीकॉम जैसा कुछ कंसोलिडेशन है, देखिए ज़रूरी था भी कुछ हद तक। अमेजोन जिस तरह से कैश बर्न कर रहा है तो ये ज़रूरी था। बट आई थिंक जो अगली बड़ी खबर होगी यहाँ पर वो आएगी स्नैपडील से जुड़ी हुई, बिकॉज दे आर डेफिनेटली ऑन द ब्लॉक। लेकिन ईबे के इंडियन ऑपरेशंस को फ्लिपकार्ट ने ख़रीदा है और ईबे जो ग्लोबल फर्म है, पेरेंट फर्म ईबे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने और टेंसेंट ने मिलकर $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में किया है। हालांकि देखना होगा कि वैल्यूएशन किस तरह की इमर्ज हुई है, क्योंकि 7 से 8 बार जो फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन है वो डाउनग्रेड हो चुकी है। लेकिन ये बड़ी खबर है, फ्लिपकार्ट ने ईबे के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया है। तो इसी के साथ अंतिम बाजी को यहीं ख़त्म करते हैं।